याद है हमने एग्जाम्पल लास्ट क्लास में देखी थी ए, बी, सी और डी की, ऐसा ही है। अच्छा, इस दफा मैं पार्टीज को चेंज कर रहा हूं। ये है प्रोमिजी, इन्होंने परफॉर्मेंस करवानी है, और ये कौन है? प्रोमिजर, इस बंदे ने परफॉर्मेंस देनी है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। रूल वही रहेगा, डी ई एफ कर देते ताकि जो एक्सट्रीम एग्जांपल है वो आपके पास आ जाए। अब लॉ कहता है कि जनाब जो प्रोमिजी हैं, अगर एक से ज्यादा प्रोमिजी हैं तो तीनों को तीनों यानी कि सारे के सारे मिलकर क्या कर सकते हैं? इन लोगों को ज्वाइंटली और सेवरली क्या कर सकते हैं? कंपेल कर सकते हैं कि भाई क्या करो, परफॉर्मेंस दो, ठीक है। और अगर इन तीनों में से प्रोमिजीज में से कोई एक प्रोमिजी की डेथ हो जाती है और तो उसके जो लीगल ईयर्स हैं, ठीक है जी, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या करेंगे? वो जो आपके सर्वाइविंग जो प्रोमिसेस हैं उनके साथ मिलकर क्या करवाएंगे? इनसे परफॉर्मेंस के लिए इनको कंपेल कर सकते हैं। और अगर सारे के सारे प्रोमिसेस की डेथ हो जाए तो सबके जो लीगल ईयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? मिलके ज्वाइंटली इनको कंपेल कर सकते हैं कि भाई साहब क्या करो, परफॉर्मेंस दो, ओके। और अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो सारे मिलकर करेंगे। कोई ये ना हो कि जनाब ए अलग से इसका गिरबान पकड़ा हो, अगले दिन जनाब बी ने इसका गिरबान पकड़ा हो, तीसरे दिन सी ने पकड़ा हो, ऐसा नहीं है। तीनों मिलकर जो है वो इनको कंपेल कर सकते हैं, इकट्ठे, इंडिविजुअली कंपेल नहीं कर सकते। गॉट इट? इनको इंडिविजुअली कंपेल करवाया जा सकता है, ए डी को अलग से कहा जा सकता है, ई को अलग से और एफ को अलग से कहा जा सकता है, लेकिन ये ए बी सी तीनों मिलकर क्या करेंगे? इनको कंपेल करेंगे। गॉट इट? अब जरा इसको पढ़ लेते हैं एक दफा, देखिएगा। डेवल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स। ज्वाइंट राइट्स का मतलब है राइट टू कंपेल फॉर परफॉर्मेंस। When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them. ठीक है जी, उस बंदे और बाकी जो यानी कि दूसरे बंदे उनके साथ, with them during their joint lives, मतलब एक से एक बंदा दूसरों के साथ मिलकर उसने परफॉर्मेंस करवानी हो, क्लेम करना हो, तो जब तक वो जिंदा है तो सब लोग मिलकर क्या करवा सकते हैं? परफॉर्मेंस करवा सकते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा जनाब? them का वर्ड इस वजह से उसने यूज किया, with them during their joint lives and after the death of any of them with the representatives of such deceased person jointly with the survivors or survivors and after the death of the last survivor with the representative of all jointly. क्लियर? वही बात जो भी हमने एग्जांपल में की कि ए बी सी अगर तीनों जिंदा हैं तो तीनों कंपेल करवाएंगे, करवा सकते हैं, इनके पास राइट है। अगर इनमें से लेट सपोज ए की डेथ हो जाती है तो ए के लीगल ईयर्स बी और सी के साथ मिलकर क्या करवाएंगे? कंपेल करेंगे कि भाई साहब परफॉर्मेंस दें। क्लियर? और सबकी अगर डेथ हो जाए तो सबके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर क्या करेंगे? परफॉर्मेंस क्लेम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए प्लीज। आजम इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5,000 lent to him by Babar and Saklan promises Babar and Saklan jointly to repay them that sum with interest on a day specified, कि वो जनाब 5,000 के साथ इंटरेस्ट भी आपको इन दोनों को वो पे करेगा। बाबर डाइस, बाबर की डेथ हो जाती है, अब कौन क्लेम कर सकता है? सकलैन और बाबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। The right to claim performance rests with Babar's representatives jointly with Saklan during Saklan's life and after the death of Saklan with the representatives of Babar and Saklan jointly. Got it? Yes. Any मुश्किलिटी? भाई टर्म है मुश्किलिटी, परेशान क्यों हो गए? अच्छा जी, देखिए प्लीज। इसके बाद जनाब टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें एक टर्म सुन लीजिए, एक टर्म होती है अप्लाइड फॉर परफॉर्मेंस। अप्लाइड फॉर परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जनाब परफॉर्मेंस करने से पहले आपने बताना है, आपने अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर ऐसे नहीं कि आपने फोन उठाया और कहा कि भाई साहब मैं आ रहा हूं, तगड़े हो जाओ जरा, ऐसे नहीं है। आपने पहले फ़ोन करके पूछना है कि सर मैंने किस दिन आऊँ, मैं परफॉर्मेंस देनी है, मुझे बताएं, मैं इस दिन आके परफॉर्मेंस देता हूँ। सर आज का डेट थी हमारी, तो मुझे बताइए किस टाइम पे आऊँ मैं, किस जगह पे आऊँ मैं। इसको क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस देने से पहले अप्लाई करना कि सर मैंने परफॉर्मेंस देनी है। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म हम बार बार देखेंगे, अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस।
तो आप जहां पे अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस होगा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इजाजत लेनी पड़ेगी परफॉर्मेंस करने के लिए। और जहां पे अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करने पहुंच जाएंगे। अगर अगला बंदा परफॉर्मेंस आपकी एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर क्या होगा, टेंडर परफॉर्मेंस डिक्लेयर हो जाएगी। ओके, विद सब जो कंडीशंस है। देखिए जनाब, सबसे पहले बात करते हैं जी रूल्स रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहला जनाब रूल है जी, नो टाइम स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। मतलब कि जनाब ना ही अप्लाई करना था और ना ही टाइम बताया हुआ था। तो किस टाइम पे परफॉर्मेंस की जाए, मतलब नो टाइम नो एप्लीकेशन। तय क्या पाया कि जी फलान डेट को आके, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जनाब 10/5/2024 को आके परफॉर्मेंस दे देना। ना टाइम बताया और ना ही कहा कि आने से पहले मुझे कॉल कर लेना। अब परफॉर्मेंस कहाँ पे दी जाए, किस टाइम पे दी जाए जी, तो बताइए किस टाइम पे दी जाए, रीजनेबल टाइम में। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होगा, बिजनेस आवर्स में दी। ठीक है, तो क्या उससे पहले आपको फोन करके आना पड़ेगा, क्योंकि कहा जनाब नो एप्लीकेशन इज नीडेड। तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, जब एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों हम फोन करें उनको। तो देखिए क्या कह रहा है जनाब, सर्कमस्टांसिस कौन से है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड एंड द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एप्लीकेशन दोनों तरफ से है। एक क्या है जनाब, परफॉर्मेंस करने से पहले कि सर मैं आ रहा हूँ, मुझे बताइए मैं किस टाइम पे आऊँ, एक ये है। दूसरा क्या है जी, दूसरी एप्लीकेशन प्रोमिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मिसाल के तौर पर ए ने बी से कहा, एग्रीमेंट हो गया, ए ने कहा कि सर ठीक है 10/5/24 को मैं चीजें ले आऊंगा, गुड्स आपको डिलीवर कर दूंगा। बी ने कहा भाई साहब ठीक है, लेकिन किस टाइम पे चीजें लेके आने, बी कहता मैं आपको कॉल कर दूंगा। ए ने चीजें डिलीवर करनी है, ए क्या बन गया, प्रोमिसर, और ये क्या बन गया, प्रोमिसी। ए क्या कहता है भाई कब चीजें लेके आऊं, बी कहता है सर आपको कॉल कर दूंगा मैं, जिस टाइम कॉल करूं उस टाइम ले आना। तो एप्लीकेशन दो तरफा हो सकती है। ठीक है, प्रोमिसर की तरफ से भी और प्रोमिसी की तरफ से। प्रोमिसर इजाजत लेगा और प्रोमिसी ऑर्डर करेगा। ये तो एप्लीकेशन होगी, नो एप्लीकेशन। जी यहाँ पे तो एप्लीकेशन नहीं है ना। एप्लीकेशन ना होने का क्या मतलब है कि जनाब ना ही प्रोमिसी ने फोन करके कहना था कि भाई साहब परफॉर्मेंस दे दो, और ना ही ए ने फोन करके कहना था कि भाई साहब परफॉर्मेंस देने के लिए आ रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे देखिए सर्कमस्टांसेस क्या है जनाब, नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड एंड द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो अब परफॉर्मेंस किस टाइम पे करेंगे, देखिए जी रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है आपके पास। नंबर 1 कहता है जी द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। और द क्वेश्चन व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, तो कहते हैं जनाब दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि सर्कमस्टांसेस देखकर हम देखें। मिसाल के तौर पर एक चीज है जो कि दिन में आप सप्लाई नहीं कर सकते, आगे बकरा ईद आने वाली है और आपको पता है जनाब वो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने चारे का स्टॉल लगाए होते हैं, और चारे के जो स्टॉल हैं उनमें ज़ाहिर बात है कि वो गाड़ियों में तो चारा नहीं भर के लाते होंगे, वो बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर जनाब चारा भर के लाते हैं। तो ट्रैक्टर ट्रॉली को शहर के अंदर एंट्रेंस जो है वो उसको रात कल मतलब शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उनको इजाज़त होती है। मतलब वो रात के टाइम 6 बजे में बल्कि 10 बजे, लाहौर के अंदर जो है वो 10 बजे के बाद का टाइम उनका शुरू होता है, 10 से 6 का। लाहौर के अंदर, यहाँ का मुझे नहीं पता। तो रात के टाइम वो परफॉर्मेंस पॉसिबल है। तो उस चारे की सप्लाई के लिए जो रीजनेबल टाइम होगा वो कौन सा होगा, रात का टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन इस तरह की है। लेकिन अगर हम बाकी गुड्स की बात करें, नॉर्मल गुड्स जो होती हैं आपकी, जिनको आप मज़दा के ज़रिए, फॉर एग्जांपल आटा है, फ्लोर मिल जनाब जब वो अपनी परफॉर्मेंस देगी, आटा वगैरह जब रिटेलर के पास जाएगा तो वो कहाँ से जाता है, वो वर्किंग आवर्स में। क्या हुआ बेटा, बताओ बताओ तो बोलो। देखिए कोई हंसने वाली बात हो तो आप काइंडली हमें भी बताया करें, हमारा भी दिल करता है हंसने को, हम लॉ पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। ओके जी बेटा, इज इट ओके। जहां में टाइम स्पेसिफाई नहीं है, एप्लीकेशन नहीं, प्रोमिसी नहीं या प्रोमिसर ने करनी, तो वहां पे रीजनेबल टाइम। अच्छा, अब जहां पे जनाब हम कहते हैं कि जी सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, कि जनाब जहां पे हम लोग दिन बता दें कि जी फलां दिन पे आ जाना या इनके फलां डेट पे आ जाना, और हम एप्लीकेशन नहीं है ना प्रोमिसी की तरफ से ना ही प्रोमिसर की तरफ से, तो फिर मुझे बताइए परफॉर्मेंस कब देनी पड़ेगी।
स्पेसिफिक डे पे, कौन से टाइम में? अगर तो टाइम स्पेसिफाई किया तो स्पेसिफिक टाइम पे, अगर नहीं तो फिर रीजनेबल टाइम। देखिए जनाब क्या कह रहा है, प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, ये हमारा सर्कमस्टांसिस है। और दूसरी सिचुएशन क्या है जनाब, द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस। तो रूल हमारा क्या है परफॉर्मेंस का, कहते हैं जनाब द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड एट द प्लेस विच द प्रॉमिस ought to be performed। दोनों जगह लिखा है विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। जी जी, तो मतलब प्रॉमिस ही नहीं बताएगा हमें, ना प्रॉमिस ही हमें बता, जाने की। हम एज्यूम करें ना प्रॉमिस ही बता रहा है और ना ही प्रॉमिसर बता रहा है कि भाई साहब फोन करके इजाजत नहीं ले रहा। ठीक है जी, तो प्रॉमिस ने तो अप्लाई करना ही नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से सिर्फ प्रॉमिस का तस्करा हो रहा है। अच्छा जी, अब जरा एग्जांपल नंबर 15 देख लीजिए प्लीज। आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बाबर्स वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी। टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, डे स्पेसिफाई कर दिया। आजम ब्रिंग्स द गुड्स टू बाबर्स वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तो मुझे बताइए क्या ये ठीक काम उसने किया? नहीं। दस द गुड्स आर नॉट रिसीव्ड, आजम हैज नो परफॉर्म्ड हिज। क्लियर? अगर यूजुअल आवर्स में लेके आता, बिजनेस आवर्स में लेके आता तो फिर बिल्कुल ठीक होना था। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे पास तीसरा रूल है सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड एप्लीकेशन टू बी मेड। अब जनाब प्रोमिस कहेगा तभी परफॉर्मेंस होगी। डे भी स्पेसिफाई कर दिया, टाइम भी स्पेसिफाई अगर कर दिया तो ठीक, डे स्पेसिफाई कर दिया और उसका जो है वो एप्लीकेशन भी प्रॉमिस की तरफ से। जी बेटा, अगर वो बिजनेस आवर्स में ही लेके आया होता लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से, अगर वो कंडीशन जो हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वाली पढ़ी थी अगर वो बिल्कुल फुलफिल होती हैं तो फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका कि वो क्या होगा फिर उसका। ओके जी, अब यहां पे जनाब तीसरा रूल आपके पास क्या है जी कि डे स्पेसिफाई कर दिया और साथ में एप्लीकेशन भी प्रॉमिस ने करनी है। तो अब यहां पे रूल क्या होगा आप लोगों से मैं पूछता हूं, मतलब कि ए ने बी को कहा कि भाई आपको मैं गुड्स डिलीवर कर दूंगा 10 मई 2024 को, कब करूं? बी ने कहा कि सर मैं आपको कॉल करूंगा फिर आइएगा। तो अब ये ए जो है वो कब परफॉर्मेंस देगा? शाबाश, दिन यही होगा अगर वेट करेगा किसका? बी की कॉल का। अगर बी कॉल पूरा दिन नहीं करता तो फिर ए खुद ब खुद आगे उसी दिन आगे परफॉर्मेंस कर देगा? कहता ही नहीं, फिर वो डैमेजेस क्लेम करेगा। ओके, कि तुमने अपना जो है वो तुमने प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया। देखिएगा जनाब, कहता जनाब सर्कमस्टांसेस कौन से जनाब? प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे and the promiser has not undertaken to perform without application by the promisee। कि जनाब जब तक promisee कहेगा नहीं तब तक मैं promiser जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो कहते हैं जनाब रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है जी? इट इज द ड्यूटी ऑफ द promisee to apply for performance at proper place and within the usual hours of business। ओके, तो ये जो आपके पास प्रॉपर टाइम और प्लेस क्या है, दिस इज अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ओके, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा। अदील ऑर्डर्ड डेकोरेशंस टू बी इंस्टॉल्ड ऑन 17 अगस्त ऑन ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स बर्थडे। ऑर्डर्स ने कर दिया जनाब आपने डेकोर करना सारे का सारा 17 अगस्त को। अदील मस्ट अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफाई प्रॉपर टाइम एंड प्लेस फॉर द डेकोरेशन टू बी इंस्टॉल्ड। डेकोर करवाने के लिए उसने ऑर्डर तो कर दिया कि भाई साहब आपने सर मेरा घर आके डेकोर करना है। तो अदील का काम है कि वो टाइम भी बताएगा, ठीक है, और किस टाइम पे वो उसने घर डेकोर करवाना वो भी बताएगा। क्लियर? अगर नहीं बताएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके डैमेजेस क्लेम होंगे। जी बेटा, जी बिल्कुल जी। अच्छा जनाब, उसके बाद कहता है जी नो प्लेस फिक्स्ड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। अगेन वही सिचुएशन है जनाब, जगह भी फिक्स नहीं है और एप्लीकेशन भी प्रॉमिसी की तरफ से कोई नहीं होनी। तो अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर ए ने बी को कहा कि सर गुड्स डिलीवर कर दूंगा, बी ने कहा भाई साहब ठीक है 10 तारीख को आके रात के 10 बजे आके गुड्स डिलीवर कर देना। ना जगह बताई और ना ही कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो अब ए क्या करेगा? किस टाइम पे परफॉर्मेंस देगा? 10 तारीख को रात के 10 बजे आके परफॉर्मेंस दे देगा। ठीक है, लेकिन जगह कौन सी होगी? दैट वुड बी रीजनेबल। और अगेन रीजनेबल प्लेस का क्या मतलब है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। देखिए जी सर्कमस्टांसेस कौन से हैं?
No place is fixed for the performance and the promise is to be performed without application by the promisee. और rule of performance क्या है जनाब? It is a duty of promiser to apply the promisee to appoint a reasonable place for the performance of promise and to perform it at such place. ठीक है जी. अब यहाँ पे जनाब उसका काम है बताए रीजनेबल, अगर नहीं तो फिर जो उसको रीजनेबल लग रहा है वहां पे जाके क्या कर देगा, ये परफॉर्मेंस कर देगा. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए जी. Adil undertakes to deliver 1000 kg of rice to Bilal on a fixed day. Adil must apply to Bilal to appoint a reasonable place for the purpose receiving it and must deliver it to him at such place. ठीक है जी. अदील क्या करे, वो बिलाल से पूछ ले कि सर मुझे बताइए कि कौन सी रीजनेबल प्लेस है. ठीक है जी. तो बिलाल उसको बता देगा कि जी ये फलां जगह पे जाके आप परफॉर्मेंस कर देगा. टाइम अगर प्लेस फिक्स नहीं है, अगर ऑलरेडी फिक्स है तो वहीं पे जाके उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर रीजनेबल प्लेस. जी बेटा चले आगे. ओके जी. और अगर प्रोमिसी ने बता दिया टाइम भी, डेट भी, प्लेस भी, तो फिर परफॉर्मेंस कैसे होगी? जो बताया होगा उसी टाइम पे, उसी डेट पे, उसी प्लेस पे परफॉर्मेंस उसी पैटर्न के साथ हो जाएगी. क्लियर? तो सर्कमस्टांसेस जनाब, मैनर्स और टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय द प्रोमिसी. रूल क्या है? द परफॉर्मेंस शुड बी मेड इन द मैनर एंड एट द टाइम which the promisee prescribes or sanctions. Got it? ले जनाब, चलें अब आप लोगों का टेस्ट भी है तो इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछें. चलें.